हाय एवरीवन, वेलकम टू द 7th वीडियो ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और आज की वीडियो में हम फेज स्पेस को रिविजिट करेंगे और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे। जो मैंने पहले प्रॉमिस किया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट काम आएगा। शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जैसे ही हम किसी भी एक क्वांटम पार्टिकल की या किसी भी पार्टिकल की, क्वांटम पार्टिकल्स के लिए जस्ट इतना है कि ये प्रिंसिपल ऑब्जर्वेबल हो जाता है। किसी भी पार्टिकल की अगर हमने पोजीशन नाप ली है कि भाई उसकी पोजीशन ये है, तो उसकी पोजीशन में हमको कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मिलेगी। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर है, तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होगी। और जो उसका मोमेंटम है उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, जो कि उसको देखने के एक्ट से इंट्रोड्यूस होगी। क्या होता है कि अपने पास मान लो एक पार्टिकल है, हम उसके ऊपर उसको देखने के लिए पहले लाइट मारेंगे या कोई भी हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जैसे ही हमको उसकी पोजीशन पता लगी, वो इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा। और जैसे ही वो उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा तो उसका मोमेंटम में शिफ्ट आ जाएगा, तो इस कारण से उसके मोमेंटम में भी कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ओके, सो ये जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, तो these are related with the Heisenberg uncertainty principle, which says that they are inversely proportional to each other and their product will always be following this inequality. Okay, इसके अंदर ये h bar क्या है? h bar होता है original Planck's constant by 2 pi। थोड़ी सी स्लॉपी लैंग्वेज में हम कभी कभी इसको भी प्लैंक्स कांस्टेंट बोल देते हैं, बिकॉज इन क्वांटम मैकेनिक्स यही ज़्यादा काम की चीज़ है। इससे ज़्यादा हम क्वांटम मैकेनिक्स में इस क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। Notice that h or this h bar, both of them have the units of angular momentum, which is energy into time. Okay, so ये होता है। तो up to a good approximation we can say that the uncertainty delta x delta p जो भी किसी पार्टिकल की होती है, that is almost equal to h। ऐसा हम बोल सकते हैं बहुत सारे एवरीडे सिस्टम्स के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर h क्यों लिखा है? सबसे पहली बात तो देखो, सबसे पहली बात जो h है that is greater than h bar by 2 or which is basically h by 4 pi। so जो ये वाली अनसर्टेनिटी होती है h by 4 pi, that is the minimum uncertainty product possible। और ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये सिर्फ गॉसियन वेव फंक्शंस के लिए आता है, कुछ इस तरीके वाले। Again, you need to know quantum mechanics to know this course, to learn this course। so okay, तो गॉसियन वेव फंक्शन होगा तभी मिनिमम अनसर्टेनिटी होती है। ज़्यादातर सिस्टम्स के अंदर अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो इससे ज़्यादा होता है। सो अप टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन लेट्स कॉल इट h। ओके, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दोबारा से फेज स्पेस की। फेज स्पेस क्या होता था? एनी हाइपोथेटिकल स्पेस जिसके अंदर हमने एक्सिस पे मोमेंटम और पोजिशन को ले रखा है पार्टिकल की। अब अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल पार्टिकल के साथ हम डील कर रहे हैं जो एक्स वाई जेड तीनों में मोशन कर सकता है, ऐसे पार्टिकल का जो फेज स्पेस होगा दैट विल बी 6 डायमेंशनल। 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। नाउ डू यू नीड टू नो हाउ टू इमेजिन दी 6 डायमेंशंस? नो, मुझे भी नहीं आता है, बट मैथमेटिकली बहुत क्लीन होता है इनको समझना कि कैसे 6 डायमेंशंस बिहेव करते हैं। प्रिटी मच लाइक 2 डायमेंशंस, 1 डायमेंशन या 3 डायमेंशंस बिहेव करते हैं। सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स इन योर वेक्टर स्पेस इंक्रीजेस, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अब यहाँ से डेल्टा एक्स डेल्टा पी ऑलमोस्ट इक्वल टू एच लिख देते हैं। ये हमने कर दिया। अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात। अब हम पहले तो एक सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करते हैं। तो जब हम 1 डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ पे डेल्टा पी एक्स लिख लेते हैं, जब हम 1 डायमेंशन में जाएंगे तो अब अगर एक पार्टिकल है जो एग्जैक्टली क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी उसकी पोजीशन में। तो पोजीशन में कुछ अनसर्टेनिटी होगी, तो कुछ ना कुछ यहाँ का मान लो स्प्रेड था, और जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी थी वो भी कुछ होगी, यहाँ तक का स्प्रेड था। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट था
इन दोनों का डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट था, दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा पी, सॉरी दिस इज डेल्टा पी एंड दिस इज डेल्टा एक्स, जो नीचे वाला है दैट इज डेल्टा एक्स। तो इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट एच, ये हमने अभी अभी देखा है। सो इस वाले छोटे से एरिया की, फेज स्पेस का जो ये एरिया है, इसका एरिया लगभग रहता है एच, एच के, ओके। अच्छा, अब इस एच के अंदर, इस एच एरिया के अंदर पार्टिकल जहां भी हो दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द सेम स्टेट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम, बिकॉज अनसर्टेनिटी हमको उससे नीचे तो जाने ही नहीं दे रही है। तो इसके अंदर दिस एरिया corresponds to a state in the phase space. ओके, सो अब सिंपल सी बात है, मान लो टोटल मिलाकर हमारे पास जो फेज स्पेस है, किसी और पेन से बनाता हूँ दूसरे कलर से, अगर हमारे पास टोटल जो फेज स्पेस है उसका एरिया अगर मान लो है ए, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे उसके अंदर, ऑब्वियसली ए बाय एच। अगर हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है ना, ए उसका एरिया है, एच एरिया जो है वो वन स्टेट देता है, तो ए बाय एच हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ दीज एच वाले एरिया कितने हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, इसको ध्यान से समझना। नाउ विल डायरेक्टली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 6 डायमेंशंस। अभी तो हम सिर्फ 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में है, वन फॉर एक्स पोजिशन एंड वन फॉर एक्स का मोमेंटम। बट अब हम तीनों एक्स वाई जेड पोजिशंस की बात करेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है उनकी भी बात करेंगे, सो दैट आवर फेज स्पेस एक्चुअली बिकम्स 6 डायमेंशनल। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एन इम्पॉर्टेंट थिंग, डू वी नीड टू ड्रॉ 6 डायमेंशंस फॉर दैट? नो वी डोंट, सिर्फ मैथमेटिकली ही हमको समझ में आ जाएगा ये कैसे होगा। मान लो जब हम टोटल 6 डायमेंशंस में जाएंगे तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे पोजिशन के और 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे मोमेंटम के। तो इस बार एक सिंपल सी बात सोचकर देखो, जब इसी फेज स्पेस को हम 6 डायमेंशंस में एक्सटेंड कर देंगे, उस टाइम पे जो एक सिंगल स्टेट होगा, जैसे यहां पर ये सिंगल स्टेट था, यहां पर क्या था, इसका एरिया एच था। इस वाले एरिया को, जैसे हम 2 डायमेंशंस में थे तो हम इसको बोल देते हैं फेज स्पेस वॉल्यूम। फेज स्पेस वॉल्यूम, यूं मत कहना कि ये वॉल्यूम कैसे है, ये तो एरिया है। फेज स्पेस का जो ये एलिमेंट होता है जिसका जो एक स्टेट देता है, इसकी जो छोटी सी वॉल्यूम होती है, इसको हम बोलते हैं कि फेज स्पेस वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये होती है फेज स्टेट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे आगे, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हम 3 डायमेंशंस में रन करेंगे तो हमारे पास 3 पोजिशन के कोऑर्डिनेट्स हैं और 3 मोमेंटम के। सो आई एम नॉट अटेम्प्टिंग टू ड्रॉ एनीथिंग, बट तुमको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर 6 एक्सिस हमारे पास बन जाएंगे। 3 डायमेंशंस में ये पॉसिबल नहीं है इमेजिन करना, बट जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। फेज स्पेस वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इस केस में होगी, वो किस तरीके की होगी? नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। एक तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये ओबे कर रहे होंगे ये रिजल्ट, ये भी कर रहा होगा और z भी कर रहा होगा भाई वाला रिजल्ट ओबे। तो in this case what we will get is, instead of a two-dimensional area as the phase space volume for a particular state, इस बार हमको मिलेगा 6-dimensional volume, 6-dimensional phase space volume
जिसकी वॉल्यूम है एच क्यूब। कैसे आया ये? ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी जेड, यही आएगा जो सिंगल स्टेट का वॉल्यूम होगा, वो हो जाएगा एच क्यूब। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा एच क्यूब। सो इस केस में अगर हमको नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने हैं तो व्हाट वी विल नीड टू डू इज, हमको टोटल 6 डायमेंशनल फेज स्पेस वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर 2 डायमेंशंस में ये एरिया निकाला था, वैसे ही 6 डायमेंशंस में 6 डायमेंशनल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी फेज स्पेस की। और उसको एच क्यूब से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ स्टेट्स इन द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। ओके, सो वो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, v ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट्स टोटल जो ऑक्यूपाइड है, वॉल्यूम ऑफ द मोमेंटम वाले कोऑर्डिनेट्स जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है अंदर, इनका प्रोडक्ट अपॉन एच क्यूब। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? 6d phase space volume, and this corresponds to the volume of one state. So this gives us the number of states. अब ये तो सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की। तो जैसे ही हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की बात करते ही हमको छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स को ऐड अप करना पड़ेगा फेज बेस में। उसको हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, 6 बार इंटीग्रल dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. This will give us the total volume of phase space upon h cube. This is the number of states. In order to write this in a bit simpler way, shorthand, 6 इंटीग्रल्स हमको ना बनाने पड़े, हम इसको सिंपल लिख सकते हैं d cube r, विच मीन्स कि हम 3 डायमेंशंस में पोजीशन के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं, और 3 हो गए अपने पास मोमेंटम के एच क्यूब। तो इससे हमको नंबर ऑफ स्टेट्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इफ यू आर नॉट very familiar with the idea of a phase space, I would seriously recommend you go back and watch the first video on this series. और दूसरा, try to watch this video slowly if you are new to the idea of 6 dimensions and इसमें वॉल्यूम में कैसे लिख रहा हूँ ये, because this is not intuitive. एक बार इसको तुमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये एच क्यूब कैसे आया, एच क्यूब कैसे आया, ये समझने के लिए पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पर एच कैसे आया, वो अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग वाली। और फिर उसके बाद इसी को जब हम 3 डायमेंशंस में एक्सटेंड कर देंगे, 3 स्पेशल डायमेंशंस में एक्सटेंड कर देंगे, तो एच को 3 बार आपस में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फेज स्पेस में एक स्टेट की वॉल्यूम के लिए। तो फाइनली हम इस पे पहुंचे हैं, दिस गिव्स अस द फेज स्पेस में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, बहुत सिंपल सा, उससे हमको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात तो, हाँ, क्वेश्चन हमारे पास है ये, टेक अ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर of constant amplitude and energy, basically undamped जो होता है simple oscillator, constant amplitude and energy, find the phase space trajectory. phase space में जो पार्टिकल होगा वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। अब फेज स्पेस की जैसे ही बात आती है, हम पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं। तो अब देखो, पार्टिकल की एनर्जी होती क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है 1/2 mv square, this is the kinetic energy and this is the potential energy. तो
1 इक्वल्स पी स्क्वायर बाय 2me प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2e, और k को यहाँ पर अगर हम नीचे ले आते हैं तो हमारे पास बन जाता है ये। तो इसका मतलब है कि अगर हम फेस बेस में जाएंगे तो हमको एक एलिप्स दिखाई देगा। एलिप्स कैसे दिखाई देगा, लिख लेते हैं। एलिप्स कैसे बनता है, एक्स पी, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरीके का एक एलिप्स बना हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जो इसका होगा, ये हो जाएगा √2e/k 0, और ये हो जाएगा √2me 0 √2me, ठीक है। तो ये हमारे पास फेस बेस्ड ट्रैजेक्टरी आ गई। तो अगर हमको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो हम लिख लेंगे एलिप्स। ओके, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी, सो जस्ट स्टे विद मी। ये वाला फार्मूला अप्लाई करना मैं इसमें सिखाऊंगा। इस वाले फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखो। हाँ, सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं कंटेनर। कंटेनर हैज वॉल्यूम V, find the number of states, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न फेस बेस में, हमको नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने हैं, ये कितने आ रहे हैं। बहुत इजी है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक कंटेनर ले लिया, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आते हैं फेस बेस में, डी क्यू बार डी क्यू पी अपॉन एच का क्यूब, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ले लेंगे जो उसकी स्पेस वाली वॉल्यूम है वो, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोमेंटम वाली वॉल्यूम से फेस बेस में, और फिर उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 डायमेंशनल फेस बेस वॉल्यूम। तो स्पेस वाली वॉल्यूम तो हमको पता है कि v है, इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब आती है मेन बात, डी क्यूब पी। हमको मोमेंटम स्पेस में अब कैसे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले आप 3 डायमेंशनल मोमेंटम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है px, यहाँ पर है py, और यहाँ पर है pz। अब देखो, अब जो मोमेंटम है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और जो मैटर करेगा सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मैटर करेगा। मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है पार्टिकल का। सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मोमेंटम p, अगर हम p से लेकर p प्लस dp तक जाते हैं मान लो, ठीक है, तो इस बीच में फेज बेस वॉल्यूम कितनी हम कवर कर लेंगे, टोटल फेज बेस वॉल्यूम हम कितनी कवर कर लेंगे, ये तो एक स्फीयर की फॉर्म में बन जाएगा। और ये भी एक स्फीयर की फॉर्म में बन जाएगा, बेसिकली एक शेल बन गया ये। सो अगर ये एक शेल बन गया है तो अब हम क्या करेंगे, इस शेल की वॉल्यूम निकालेंगे और सारी की सारी जितनी हमारे पास वॉल्यूम्स है ये शेल वाली, उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमारे पास टोटल मिलाकर वॉल्यूम आ जाएगी। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो कंटेनर के ऊपर कि पी जो है वो सिर्फ 1 से कम नहीं हो सकता कभी, या तो 1 होगा या 1 से लेकर 5 के बीच में होगा कुछ भी। तो हम नॉट नेसेसरली 0 से इंटीग्रेट करेंगे, हम 1 से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपल, हमने ये सब कैलकुलस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो v बाय एच क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा इस शेल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, शेल की वॉल्यूम हो जाएगी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई पी स्क्वायर टाइम्स में इसकी जो विड्थ है dp, सो 4 पाई पी स्क्वायर dp।
अब मोमेंटम की वैल्यू मान लो P1 से लेकर P2 तक जा सकती है मैक्सिमम, तो P1 से लेकर P2, तो ये आ गया है अपने पास 4πv/h³ p² dp। ठीक है, ज़्यादातर सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, p कहीं तक भी जा सकता है 0 से शुरू होकर। ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली है बहुत ज़रूरी, वो ये क्या है, मान लो जो मोमेंटम का रिलेशन है एनर्जी के साथ वो कुछ इस तरीके का है, E = p²/2m। ठीक है, तो P अपने पास क्या आ जाएगा, √2m, यही आ जाएगा। और अब हमारे पास dp क्या आ जाएगा, स्मॉल चेंज इन v व्हेन यू चेंज E, तो वो आ जाएगा √2me अपॉन 2√e de। ठीक है, सो दिस बिकम्स m/2e का √ de। और अब हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4πv/h³, 0 से p, p को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, √2me। ठीक है, और यहाँ पर p² की जगह आ जाएगा 2me, और यहाँ पे आ जाएगा m/2e का √ टाइम्स में d। नाउ इसको हम थोड़ा सा और क्लीनली अगर लिखें तो हमारे पास आता है 4πv/h³ √2 m⁻³ 0 से √2me √e d। ठीक है, so what is this? This is basically the number of quantum states between energy E to E plus d। okay, अच्छा, अब सिंपल सी बात देखो, number of quantum states between E and E plus d, that is going to be directly proportional to कितना बड़ा तुम इंटरवल ले रहे हो, उतने बड़े इंटरवल में उतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, पर ये इतना छोटा होना चाहिए कि कैलकुलस भी हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो now the number of quantum states between E and E plus d, these are given by dE d। ठीक है, अब अगर हमको सिर्फ E से E plus dE का देखना है तो हम ये इंटीग्रेशन का साइन भी यहाँ से हटा सकते हैं, बिकॉज हम एक रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 4πv/h³ √2 m⁻³ √e d is equal to dE d। okay, number of states between E and E plus d। ओके, और इसके अंदर जो हमारे पास dE होता है, दिस इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यही होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें बेसिकली देता है नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स in between E to E plus DE। okay, so I hope this video was good enough. Kindly provide feedback regarding where I was not very thorough during the explanations. I will try to be better in the next videos as well. Or if you like this, then share this with the people you think should watch this, and keep yourself safe during the pandemic, and let's meet in the next video. Thank you.